नमस्कार दोस्तों, मैं प्रशांत कौशिक संवाद इंडिया मंच पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज हमारे साथ राकेश अचल जी जुड़े हुए हैं मध्य प्रदेश से, बहुत ही सीनियर जर्नलिस्ट हैं, बहुत ही वरिष्ठ राजनीतिक विश्लेषक हैं। बहुत बहुत स्वागत करता हूं उनका, बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। जी, नमस्कार। तमिलनाडु इस समय लगातार चर्चाओं के केंद्र में है। हालांकि 5 राज्यों में चुनाव हुए, जहां पश्चिम बंगाल ने चुनाव के दौरान तमाम चर्चाएं बटोरी, वहीं चुनाव परिणाम के पश्चात तमिलनाडु पर चर्चा केंद्रित हो गई है, क्योंकि वहां पर अभी तक सरकार गठन का रास्ता साफ नहीं हुआ है और लगातार मुख्यमंत्री कौन बनेगा, किसकी सरकार बनेगी, इस पे भी एक सस्पेंस एक तरह से बन गया है, जो बनना नहीं चाहिए था। क्योंकि अगर देखा जाए, सबसे बड़ी पार्टी के रूप में थालापति विजय, जो वहां के फिल्मों के सुपरस्टार है, और लोगों ने इतना अपार समर्थन उनके पक्ष में दिया कि सबसे बड़ी पार्टी के रूप में वह वहां पर सामने आए। हालांकि नई पार्टी थी उनकी, लेकिन उसके बावजूद भी राज्यपाल ने उन्हें सरकार बनाने का न्योता नहीं दिया। उसमें उनका तर्क है कि पहले आप पूरा 118 का जो जादुई आंकड़ा बहुमत का, वह दिखाइए, प्रमाणित करिए उसे। और केवल 10 की सीट्स से पीछे 108 उनके पास विधायकों की संख्या है। हालांकि कांग्रेस ने भी समर्थन कर दिया है, तो 112 113 उनके पास हो गई, 5 कांग्रेस के विधायक हैं। तो ऐसे में आखिरकार ऐसी कौन सी अड़चन है कि राज्यपाल उन्हें बुलाना, न्योता नहीं दिया सरकार बनाने का, जबकि एक परंपरा है कि जो सबसे बड़े दल के रूप में सामने आता है उसे ही सरकार बनाने का न्योता दिया जाता है। इसके पीछे कौन से आप वैधानिक कारण देख रहे हैं, संवैधानिक कारण देख रहे हैं, या कौन से राजनीतिक कारण है? क्या लगता है पूरे इस घटनाक्रम को देखकर आपको? धन्यवाद प्रशांत जी। बहुत बहुत आपके श्रोताओं को भी नमस्कार मेरा। देखिए, तमिलनाडु की राजनीति निश्चित तौर पर सुर्खियों में है और इसकी वजह हमारे देश की सरकार है। भारतीय जनता पार्टी जिस ढंग से पिछले 10-11 साल से देश को चला रही है, उसमें संविधान को बहुत ज्यादा कोई महत्ता नहीं दी जाती। संविधान एक किताब है, उनके लिए महज किताब है। उसके प्रावधानों के तहत चलना, परंपराओं के तहत चलना भारतीय जनता पार्टी को अच्छा नहीं लगता है। वो अपने ढंग से परंपराएं डालती है, अपने ढंग से इतिहास लिखना चाहती है, और आपने देखा कि चुनाव भी वो अपने ढंग से लड़ती है। अब चूंकि तमिलनाडु एक ऐसा प्रांत है जहां भारतीय जनता पार्टी की दाल 46 साल से नहीं गली। जब से भारतीय जनता पार्टी बनी है, सरकार बनाने का सपना तमिलनाडु में उसका बहुत पुराना है, लेकिन वहां चाहे डीएमके हो चाहे एआईडीएमके हो, किसी ने भी बीजेपी का न साथ दिया न साथ लिया। और कोशिश भी पिछले चुनाव में हुई तो उसमें कोई कामयाबी नहीं मिली, क्योंकि द्रविड़ राजनीति में किसी तीसरी ताकत को जगह अभी तक तो नहीं। अब जिस ढंग से चुनाव हुए, थलपति को जिस ढंग से प्रचंड बहुमत मिला, थोड़ी सी समर्थकों ने कसर कर दी, तो इस स्थिति का फायदा भारतीय जनता पार्टी जानबूझ के उठा रही है कि वो दलपति को नई सरकार बनाने से रोके और एक ऐसा संवैधानिक संकट खड़ा करे कि उसे प्रदेश में राष्ट्रपति शासन लगाने की गुंजाइश मिल जाए। अब देखिए, वो बाकी 10 लोगों का अच्छा। समर्थन चाहिए, तो अब उनको या तो डीएमके से समर्थन मांगना पड़ेगा या एडीआईएमके से मांगना पड़ेगा, या कांग्रेस के जो लोग हैं उन्होंने तो दे दिया 5 ने, बाकी की जो 2-1 सीटें सबका समर्थन चाहिए, तब सरकार बनेगी। अमूमन ऐसा होता रहा है कि हिंदुस्तान के कई राज्यों में ऐसी परिस्थितियां आई कि जहां सबसे बड़े दल को 2-4 सीटों की जरूरत पड़ी तो लोगों ने उदारता पूर्वक समर्थन दिया। कारण है कि प्रदेश का कल्याण सबको चाहिए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को प्रदेश के कल्याण से कोई लेना देना नहीं, परंपराओं से कोई लेना देना नहीं है। अगर होता तो वो दलपति को बुला लेते, ससम्मान कहते भैया सरकार बनाओ और 1 हफ्ते में सब आप फ्लोर पे जाके टेस्ट दो कि आपके पास बहुमत है या नहीं है। लेकिन वो ये मौका नहीं देना चाहते। वो कहते नहीं, पहले आप हमारे यहाँ टेस्ट दो, उसके बाद फ्लोर पे आपका नंबर आएगा। तो ये एक तरह की हट है। वो बेचारा जो राज्यपाल है आर्लेकर, वो कोई नया खिलाड़ी नहीं है, भाजपा का अच्छा पुराना प्रशिक्षित कार्यकर्ता है। 2 राज्यों में राज्यपाल रह चुका है, गोवा में मंत्री रह चुका है, विधानसभा का अध्यक्ष रह चुका है। वो जानता है कि वो क्या कर रहा है, उसकी आत्मा उसे नहीं करने दे रही, लेकिन ऊपर से जो उसके भगवान बैठे हैं वो जो कह रहे हैं वो बेचारा कर रहा है। और ऐसी स्थिति में मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में, क्योंकि सरकार बनाना प्रतिष्ठा का प्रश्न बन गया है, तो अगर भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार ने जरा भी ऊंच नीच की,
तो इस राज्य में बगावत शुरू हो जाएगी। दलपति की जो नई पार्टी है वो उसने घोषणा ही कर दी है कि वो तो अपने सारे विधायकों के साथ इस्तीफा दे देंगे। वो विधानसभा का गठन में प्रक्रिया में शामिल ही नहीं होंगे। तो अगर ऐसी अराजक स्थिति बन गई और दलपति के पीछे इस समय जो समर्थन है खड़ा हुआ है, कम से कम 1.5-2 करोड़ लोग तो उसके पास ऐसे होंगे जो सड़कों में उसके साथ खड़े हो सकते हैं। वो अगर सड़क पर निकल आए तो ये भाजपा के राज्यपाल कहाँ जाएंगे, ये सोचने की बात है। क्योंकि वहाँ स्थिति में बंगाल जैसी नहीं है। बंगाल में तो आपके पास वो स्थिति है जो तमिलनाडु में दलपति के पास है। तो ऐसी स्थिति में ये जो हठधर्मी है केंद्र सरकार की, ये बहुत लज्जाजनक है और इससे भविष्य के लिए अच्छी नजीर नहीं बन रही है। सबसे बड़ी बात है, लोकतंत्र में इस तरह की हठधर्मी दिखानी नहीं चाहिए किसी भी केंद्र सरकार को या उसके एजेंट राज्यपाल को। जी जी बिल्कुल ठीक बात कही, हठधर्मिता नुकसान करती है। अच्छा, जिस तरह से थालापति विजय प्रकाश जो बहुमत के आसपास में पहुंचे हैं, 108 का आंकड़ा उनके पास है, ऐसे में ना तो उनके अलावा किसी ने राज्यपाल से मिलकर सरकार बनाने का दावा पेश किया, कि ना किसी दूसरा कोई ऐसा पक्ष नहीं आया सामने जो दावा कर रहा हो सरकार बनाने का। क्यों, जब एकमात्र एक व्यक्ति के द्वारा ही, एक पार्टी के द्वारा ही सरकार बनाने का दावा पेश किया गया हो, राज्यपाल से कहा, गुजारिश की गई हो आप हमें आमंत्रण दीजिए, हमें न्योता दीजिए, हम बहुमत साबित करेंगे, ऐसे में कोई जब दूसरा पक्ष कोई आया ही नहीं, तो राज्यपाल किस बात की इंतजार कर रहे हैं? क्यों उन्हें 118 का आंकड़ा अपने सामने चाहिए पहले, जबकि 4 SR बॉम्बे वाला केस हो, तमाम तरह की ऐसे मतलब प्रमाण सामने है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कि फ्लोर सदन के अंदर ही बहुमत का फैसला होगा। तो कोई दूसरा पक्ष नहीं आया सामने, तो मतलब कौन सी ऐसी चीज है जिससे राज्यपाल देखना चाहते हैं, ऐसी कौन सी उनके सामने मजबूरियां हैं? जैसे कुछ आपने भी संकेतों में कहा कि कहीं ना कहीं कुछ ऐसे निर्देश प्राप्त करने की उनके पास जो लगातार जो निर्देशित किए जाते हैं, तो क्या लगता है आपको इस पूरे एपिसोड को देखकर? देखिए, राज्यपालों की मजबूरियां तो अनंत होती हैं। अभी से नहीं है, कांग्रेस के जमाने से। उत्तर प्रदेश में रमेश भंडारी का नाम आपने सुना होगा, एक राज्यपाल हुआ करते थे। भगवत दयाल बिल्कुल। शर्मा हरियाणा के थे, उनका नाम सुना होगा। तो राज्यपाल तो बेचारा केंद्र के इशारे पे चलता है। विवेक से काम लेने वाले राज्यपाल इक्का दुक्का ही हो पाते हैं, जो अपनी सरकार से, जो उनकी नियोक्ता है उससे डरते नहीं है। वो संविधान से डरते हैं और संविधान के मुताबिक काम करते हैं। अन्यथा तो भगत सिंह कोश्यारी का आप नाम याद कर लीजिए। महाराष्ट्र में उन्होंने तो सवेरे उठ के 4:30 बजे ब्रह्म मुहूर्त में शपथ दिला दी थी। तो जैसा ऊपर से निर्देश आता है वैसा विचारे करते हैं। आर्लेकर साहब के साथ भी यही संकट है कि वो अपने विवेक से हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं। केंद्र सरकार जो उनकी नियोक्ता है, जो जैसा उन्हें निर्देश दे रही है वैसा वो कर रहे हैं। उन्हें ना सुप्रीम कोर्ट की नजीरों से मतलब है, ना उनके फैसलों से मतलब है, और न देश में तमाम सारी जो मान्य परंपराएं हैं संवैधानिक, उनसे उन्हें कोई मतलब है। तमिलनाडु भाड़ में जाता हो, कल तो आज चला जाए, उन्हें उससे कोई लेना देना नहीं। तो तमिलनाडु की जगह उनको, अगर वो यहाँ सरकार नहीं बनने दें और राष्ट्रपति शासन के लिए जमीन बना के चल जाए, तो उन्हें तो दूसरी जगह राज्यपाल बना दिया जाएगा। उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। फर्क पड़ने वाला है हिंदुस्तान के लोकतंत्र को। उस लोकतंत्र को जो जनता के लिए बना है, जनता द्वारा बनाया गया है। लेकिन अब लोकतंत्र जो देश में चल रहा है वो जनता का लोकतंत्र नहीं है, वो भाजपा द्वारा बनाया गया लोकतंत्र है, और भाजपा उसे अपने ढंग से चलाना चाहती है। ये तमिलनाडु में साफ दिखाई दे रहा है। अन्यथा ऐसा कोई कारण नहीं है कि आप सबसे बड़े दल के नेता को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित न करें। सम्मान के साथ आपको आमंत्रित करना चाहिए था, बधाई देनी चाहिए थी उनको, और उन्हें फ्लोर टेस्ट के लिए हफ्ते भर का समय दो। आप मत दो 2 महीने का समय। जबकि विपक्ष में डीएमके जो बुरी तरह से हारी है, उसने भावी सरकार को जो बनना चाहिए दलपति के नेतृत्व में, उसको 6 महीने का समय दे दिया कि हम 6 महीने तक आपसे नहीं बात करेंगे, नहीं बोलेंगे, आपके सरकार को नहीं हिलाएंगे। और इधर एक राज्यपाल है जो सरकार बनने ही नहीं दे रहे। तो आप समझ सकते हैं कि यहाँ लोगों की दृष्टि में लोकतंत्र का क्या मूल्य है और भारत की सरकार का क्या मूल्य है। वो सरकार का दोहरा चरित्र यहाँ सामने आ रहा है और दुनिया देख रही है। मजे की बात यह है कि दुनिया देख रही है और ये लोग बेशर्मी के साथ अपनी हठधर्मिता पर अड़े हुए हैं। दलपति को उसका अधिकार, और उसका क्या, जनता का अधिकार, बहुसंख्यक विधानसभा क्षेत्रों की जनता के जनादेश का अपमान कर रहे हैं।
और इसकी सजा कहीं ना कहीं तो मिलेगी, तमिलनाडु में तो मिलेगी, बाहर भी मिल सकती है। जी। जी बिल्कुल ठीक बात। जनादेश का अपमान जब होगा तो कहीं ना कहीं जनता के अंदर एक नाराजगी पैदा होगी, और जो मतलब लोक परंपरा है, राजनीतिक परंपरा भी रही है, जैसे आपने बहुत सारे एग्जाम्पल भी दिए, बताया भी किस तरह से जिन राज्यपालों ने पहले भी पक्षपात किया, इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन यहाँ तो मतलब पक्षपात की भी ऐसी कोई गुंजाइश दिखाई नहीं देती, क्योंकि जब या तो नेक टू नेक कुछ आंकड़े ऐसे हों दो पक्षों के बीच में, उसमें दिखाई दे कि भाई एक पक्ष, दोनों पक्ष भी सरकार बना सकते हैं जिसको मौका मिलेगा, वहां तो उस समय में आता है ऐसा कि चलो भाई आप किसी का फेवर कर सकते हैं, लेकिन यहाँ तो एक पक्षीय पूरा एक जो परिदृश्य है, एक पक्ष में दिखाई देता है कि थलापति विजय के आसपास कोई दूसरा कोई पक्ष भी नहीं है, ना कोई गठबंधन है। तो ऐसे में जो मजबूरियां, राजनीतिक मजबूरियां समझ में आती है। अच्छा, राष्ट्रपति के रिप्रेजेंटेशन होता है राज्यपाल, राष्ट्रपति जो देश के राष्ट्रपति हैं उनके ही प्रतिनिधि के तौर पर राज्यपाल को माना जाता है। हालांकि राजनीतिक नियुक्ति होती है, ये सरकारें नियुक्त करती हैं राज्यपाल कौन बनेगा, तो इसमें क्या राष्ट्रपति को भी कुछ दखल देना चाहिए, क्योंकि राष्ट्रपति से जुड़ा राज्यपाल होता है, राष्ट्रपति सीधा कस्टोडियन है पूरे सिस्टम की, और ऐसे में राष्ट्रपति को कुछ इसमें पहल करनी चाहिए, इस संवैधानिक जो एक संकट एक तरह से तमिलनाडु में दिखाई देता। देखिए प्रशांत जी, तरीका तो ये है कि इस मामले को राज्यपाल अपने स्तर पर सुलझा लें। फिर दूसरा रास्ता ये बचता है कि जो वादी है वो सुप्रीम कोर्ट के पास जाए, और एक तीसरा रास्ता है कि वो राष्ट्रपति के पास भी अपना प्रेजेंटेशन, अपना पक्ष रख सकता है, कि वो अपने राज्यपाल को समझाएं कि वो असंवैधानिक काम ना करे। लेकिन जिस देश में राष्ट्रपति की हैसियत केवल उद्घाटन और विमोचन तक सीमित हो, उस राष्ट्रपति से भी आप उम्मीद कैसे कर सकते हैं कि वो इस मामले में दखल देगा? वो तो बेचारा पहले से ही कांग्रेस के जमाने से रबर स्टैम्प था, अब तो उसका नीचे का रबर भी निकाल दिया, रबर स्टैम्प भी नहीं है, वो तो अपने दस्तखत भी बिना सरकार की मर्जी के कर नहीं सकता, तो वो इसमें दखल देगा मुझे नहीं लगता, और ना वहां तक मामला जाएगा। ये मामला क्योंकि राज्यपाल केंद्र के इशारे पर इसको अटका रहे हैं, तो इस सड़कों पर इसका निराकरण होगा। और मुझे जो आशंका है वो ये है कि सरकार नहीं चाहती कि सरकार जो तमिलनाडु में जो भी नई सरकार बने उसमें कांग्रेस की उपस्थिति हो, इसलिए सरकार एक तरह से दलपति पर ये दबाव डाल रही कि उन्हें अगर सरकार बनाना ही है तो वो उनके पुराने जो गठबंधन के साथी हैं एआईडीएमके वगैरह, उनके विधायकों के साथ मिलकर बनाए, और इसीलिए उनके सारे विधायकों को ले जाकर के उन्होंने पौंडीचेरी में कैद कर रखा है, क्योंकि आप बोले उनसे भी बात नहीं करेंगे, वो उनको भी नहीं, वो टूट सकते हैं, वो थलपति के साथ आ सकते हैं, क्योंकि इस समय लोकप्रियता के वो शिखर पे है। तो चूंकि डीएमके एडीआईएमके के विधायक टूट न जाए, इसलिए भाजपा ने उठा के उनको अपनी शरण में ले लिया, वहां उनकी सरकार है पौंडीचेरी में। और इधर थलपति पर लगातार ये दबाव है कि वो कांग्रेस से दूरी बनाए, क्योंकि उनकी दुश्मन नंबर एक, आपने अगर भाषण सुने हो प्रधानमंत्री का 4 मई का और 18 अप्रैल का, तो दोनों में एक ही दुश्मन नंबर एक था कांग्रेस, दूसरे नंबर पर क्षेत्रीय दल के रूप में दक्षिण में डीएमके। टीएमसी को वो निपटा चुके हैं, डीएमके अपने आप निपट गई, वहां उसको मेहनत नहीं करनी पड़ी है। तो ऐसे में वो नहीं चाहते कि कांग्रेस इस सरकार में शामिल होकर के भविष्य में उनके लिए बाधाएं खड़ी करे। भले ही उनका एक मंत्री बनाए थलपति, 2 मंत्री बनाए, लेकिन उसकी मौजूदगी बहुत है। आने वाले चुनाव में चूंकि अगर गठबंधन हो गया दलपति के साथ, तो निश्चित तौर पर कांग्रेस को लोकसभा चुनाव में उसका फायदा मिलेगा। क्षेत्रीय दल हमेशा राष्ट्रीय दल के लोगों को संसद में ताकत देते रहे, दक्षिण के सभी राज्यों में, तमिलनाडु भी उसका अपवाद नहीं है। तो वो भाजपा बहुत दूर की कौड़ी लेके चलती है, उसे आज का डर नहीं लग रहा है कि आज थलपति की सरकार बन जाएगी तो क्या होगा, उन्हें लग रहा है कि अगर कांग्रेस इस सरकार में शामिल हो गई तो फिर ये सरकार न से केवल स्थायी होगी, बल्कि उसकी विजय रथ को रोकने का भी काम कर सकती है, जैसा कि केरल में उसने अभी करके दिखाया है। अब आप देखिए केरल में सरकार कांग्रेस की बन गई, इधर तेलंगाना में कांग्रेस की सरकार है, इधर कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार है, तो अब बचता क्या है? आंध्र बचता है, तमिलनाडु बचता है। आंध्र में उनकी बैसाखी सरकार है, उससे उन्हें खतरा नहीं है, सारा खतरा उन्हें तमिलनाडु से है। तो तमिलनाडु में असली अगर कोई वजह जो मेरी समझ में आती है वो यही है कि भारतीय जनता पार्टी किसी भी सूरत में कांग्रेस को तलपति की सरकार का हिस्सा नहीं बनने देना चाहती, इसलिए वो ब्लैक मेलिंग पर उतर आई है। वो थलपति चूंकि नए खिलाड़ी है, 2 ढाई साल की उनकी पार्टी है, राजनीति बहुत ज्यादा
नहीं जानते होंगे, तो वो दबाव बना रही है कि भाई आप कैसे भी कांग्रेस को छोड़ दो और जिसके साथ तुम्हें सरकार बनानी हो बना लो। और थलपति भी और के ऊपर दबाव उनकी अपनी पार्टी के विधायकों का कि आप एडीआईएमके के साथ सरकार बनाओगे तो हम पार्टी छोड़ देंगे। अब वो बेचारा वो बीच में फंस गया भला आदमी, तो उसको परेशान करने के लिए ये सारी कवायद हो रही है। और मुझे लगता है कि आजकल में जब जिस दिन तमिलनाडु विधानसभा का आखिरी वक्त होगा, तब यह तो निश्चित तौर पर इन्हें सरकार बनाने के लिए बुलाया जाएगा, और नहीं तो वो जो पिछले दरवाजे से राष्ट्रपति शासन का जो इस्तेमाल होता है वो यहाँ पर किया जा सकता है। संभावना बनती दिखाई दे रही। जी जी जी, बड़े विस्तार से आपने पूरे इसको बताया भी कि आखिरकार जो कांग्रेस और बीजेपी का साथ आना, ये सबसे बड़ी मतलब जो दिक्कत आ रही है सामने दिखाई देती है कि केंद्र सरकार, खासकर बीजेपी के नेतृत्व को ये पसंद नहीं आया। लेकिन थलापति विजय और उनके फादर ने जिस तरह से चुनाव के बाद सीधा सीधा कांग्रेस के साथ उन्होंने अपने समझौते की बात भी कही थी, कांग्रेस को उन्होंने निमंत्रण भी दिया था अपने साथ आने का। और ये भी कहा जाता है कि राहुल गांधी और थलापति विजय के बीच अच्छी बाउंडिंग है। चुनाव से पहले भी राहुल गांधी और वे चाहते थे कि विजय के साथ वो गठबंधन हो, लेकिन जो कांग्रेस के वहाँ के लीडरशिप थी तमिलनाडु की, उन्होंने डीएमके के साथ जाना पसंद करा। तो ऐसे में कुछ अपने जो निजी इनके आपस के संबंध है विजय और राहुल गांधी के, उसके प्रगाढ़ता की वजह से पूरा गठबंधन हो पाया कांग्रेस और थलापति विजय के बीच। और जो राजनीतिक रूप से अगर आगे के समय की देखें, ये गठबंधन अगर कायम रहता है, आने वाले समय में भी सरकार बन जाती है, तो राजनीतिक चुनौतियां बीजेपी के लिए किस तरह से तमिलनाडु के अंदर बढ़ जाएंगी। हालांकि कोई ज्यादा बड़ा ग्राफ उनके पास आज नहीं है, लेकिन द्रविड़ राजनीति के दृष्टिकोण से और बीजेपी के दृष्टिकोण से कितनी बड़ी चुनौती साबित हो सकते हैं आने वाले समय के लिए। देखिए, यही मैंने अभी जिक्र इससे पहले किया कि बीजेपी का डर यही है कि तमिलनाडु में कांग्रेस फिर से पुनर्जीवित न हो जाए। डीएमके के साथ कांग्रेस का रिश्ता दशकों पुराना है, हर अच्छे बुरे समय में वो लोग साथ रहे हैं। और इस समय जब कांग्रेस से टीवी के ने समर्थन मांगा और कांग्रेस ने सहमति प्रकट की, तो आप ये मानकर चलिए कि इसमें परोक्ष रूप से डीएमके की भी सहमति होगी। डीएमके नहीं चाहती है कि एआईडीएमके के साथ गठबंधन हो दलपति का। वो मुझे लगता है कि अगर कांग्रेस के साथ होगा तो उसके लिए भी बातचीत का एक पुल, एक रास्ता, एक खिड़की खुली रहेगी। तो ऐसे में द्रविड़ राजनीति में आप देखें कि ये जो दो मुख्य प्रतिद्वंदी पार्टियां हैं, डीएमके और एडीआईएमके, ये बारी बारी से सत्ता में आती रही हैं। जो दलीय एक तरह से पद्धति तमिलनाडु में रही है। ये पहला मौका है बरसों बाद, पहले भी ऐसा है, बरसों बाद ये पहला मौका है कि एक नई पार्टी सत्ता की ओर बढ़ती दिखाई दी और बढ़ गई आगे। तो ऐसे में तमिल अस्मिता को बचाए रखने के लिए मुझे लगता है कि डीएमके पर्दे के पीछे से और कांग्रेस खुल करके इनके साथ, दलपति के साथ शुरू होगी, ऐसे खड़ी होगी। और दूसरी बात यह, एक जैन जी जो तत्व है जो नेपाल से और दुनिया के कई राज्यों में चला है, वो भी यहाँ थोड़ा बहुत काम करेगा। दलपति की उम्र 51 साल है, राहुल गांधी की उम्र 57-58 साल है। दोनों एज ग्रुप, एक एज ग्रुप के हैं और एक दूसरे को समझते हैं। तो मुझे लगता है कि पार्टी के जो वरिष्ठ नेता हैं तमिलनाडु के, जिनकी वजह से शुरू में चुनाव पूर्व गठबंधन दलपति से नहीं हो पाया था, वो भी इस समय शांत हो जाएंगे। और इसका सिग्नल मिल ही गया कि डीएमके ने कहा कि हम 6 महीने तक इस सरकार से कोई सवाल नहीं करेंगे। यानी परोक्ष रूप से वो समर्थन दे रही है कि अगर आप कांग्रेस से या किसी से मिल मिला के सरकार बना लो तो 6 महीने हम आपको देते हैं। तो सीधी सी बात है कि यहाँ बीजेपी को रोकने की भी कोशिश है और बीजेपी के साथ साथ एडीआईएमके को भी रोकने की कोशिश है, और इसी की वजह से सरकार बनने में बाधाएं आ रही हैं। लेकिन मुझे नहीं लगता है कि भारतीय जनता पार्टी इतना बड़ा जोखिम लेगी कि यहाँ राष्ट्रपति शासन लगाए। वो अभी परेशान कर रही है, ब्लैकमेल कर रही है, सौदेबाजी कर रही है। उसमें कामयाब हो गई तो ठीक है, अन्यथा सरकार तो उसे बनवानी पड़ेगी दलपति के नेतृत्व में। अगर ऐसा नहीं करती है बीजेपी और राज्यपाल, तो तमिलनाडु की जनता सड़कों पर आई। क्योंकि आपने देखा होगा कि बंगाल में जब हमारे जगदीप धनखड़ साहब थे, उन्होंने 5 साल लगातार ममता बनर्जी को परेशान किया था, लेकिन उन्हें वहां से भागना पड़ा था। उन्हें सरकार ने वापस बुला दिया था क्योंकि उनके लिए खतरे पैदा हो गए थे। वही स्थिति यहाँ बन रही है। और तो इस स्थिति को टालने की कोशिशें जारी हैं। अब कितनी कामयाब होती हैं देखना। जी
जी, जी, ठीक बात है। अच्छा, एक खबर और अभी 2 दिन पहले बड़ी प्लांट की गई मीडिया के द्वारा कि डीएमके और एआईएडीएमके आपस में मिल सकते हैं, गठबंधन कर सकते हैं, सरकार बना सकते हैं। लेकिन ये दूरी कौड़ी समझ में आती है, क्योंकि दोनों ही अलग-अलग तरह की, मतलब धार्मिक पॉलिटिक्स में है दोनों, लेकिन अलग-अलग तरह का उनका एक पूरा एक राजनीति का पूरा पैटर्न है, पूरा एक सिस्टम है। तो ऐसे में जो खबर स्टोरी जो प्लांट की गई मीडिया के घरानों के द्वारा, बड़े-बड़े मीडिया समूह के द्वारा बड़ी चलाई गई है, बड़ी चर्चा भी हुई। अब क्या लगता है इसके पीछे क्या दिमाग था? इसके पीछे कौन-सी रणनीति थी, राजनीति थी? क्या विजय का हौसला डगमगाने की कवायद थी सारी इसके पीछे? क्या लगता है आपको? देखिए, दक्षिण में अगर आपको मालूम हो तो जो क्षेत्रीय मीडिया घराने हैं वो राजनीतिक दलों के अपने घराने हैं, लेकिन नेशनल मीडिया पे ये खबर प्लांट होती है तो वो सारी सबगोदी मीडिया के चैनल्स हैं। तो सूरज और चांद को आप एक साथ मिलाने की बात कर रहे हो, धरती और आसमान को एक साथ मिलाने की बात कर रहे हो, जो हो ही नहीं सकता, क्योंकि दोनों पार्टियों की जो आधार भूमि है वो द्रविड़ राजनीति है, और द्रविड़ राजनीति में ये दोनों एक दूसरे के प्रतिद्वंदी रहे हैं। और जनता ने जो अभी जनादेश दिया है वो भी इन दोनों के खिलाफ दिया है। डीएमके को भी उसने खारिज कर दिया है, एआईडीएमके को भी खारिज कर दिया है। उसने एक नए लड़के को चुना है, नए लड़के की नई पार्टी को चुना है। तो इस खबर में कोई दम नहीं है, ये तो लोगों को भ्रमित करने के लिए। और जो पार्टी के विधायक हैं, नए निर्वाचित विधायक हैं, चाहे वो डीएमके के हों, चाहे डीआईएमके के हों, चाहे टीवी के हों, सबको एक कंफ्यूजन क्रिएट करने के लिए ये खबर प्लांट की गई है। और ये हरकतें नकारात्मक राजनीति का सबसे बड़ा औजार है भारतीय जनता पार्टी का। ये हम पिछले कई वर्षों से देखते चले आ रहे हैं। तो इन खबरों को तो कामयाबी मिलने वाली नहीं है, ये एक्सपोज होंगे बुरी तरह से। और अंततोगत्वा या तो दलपति की सरकार बनेगी और या फिर यहाँ राष्ट्रपति शासन लागू होगा। डीएमके और एआईएमके मिलके सरकार बनाने के लिए तैयार नहीं हो सकते। जी। जी, जी, बिल्कुल ठीक बात है। अच्छा, एक चर्चा इस समय सूत्र ये भी समाचार एक चल रहा है कि शायद उसकी आधिकारिक घोषणा शायद अभी नहीं हुई है, लेकिन कि वाम मोर्चे की जो घटक दल हैं वहाँ के जो है, वहाँ पे उनकी राय बन गई है विजय को समर्थन देने की। ये अभी सूत्रों के हवाले से चल रहा है, अभी उस पे मैं देख रहा था एक्स पे, सोशल मीडिया पे। तो ऐसे में अगर वो लोग सब साथ में आ जाते हैं तो बहुमत तो उसका उनका लगभग पूरा हो ही जाएगा। और ऐसे में अगर सरकार बनाने में फिर भी आनाकानी अ, राज्यपाल के द्वारा होती है या उसमें तमाम तरह की और दूसरी चीजें सामने आती हैं, तो तमिलनाडु में जो बीजेपी अपनी पकड़ मजबूत बनाए रखने के तमाम प्रयास कर रही है, क्या जनता का उसे गुस्सा झेलना पड़ सकता है? क्या जनता के प्रति और नाराजगी पैदा होगी भाजपा के प्रति? क्या लगता है आपको? और थलापति विजय के प्रति और सहानुभूति पैदा होगी क्या? देखिए प्रशांत जी, भारतीय जनता पार्टी के लिए तमिलनाडु में कल भी जगह नहीं थी, आज भी नहीं है और आने वाले कल में भी नहीं है। लेकिन वो जगह बनाने के लिए वही कोशिश कर रही है जो उसने बंगाल में की। बंगाल चूंकि दूसरे तरह का राज्य था तो वहां पर तो उन्होंने 2 लाख अर्धसैनिक बल लगा दिए और एसआईआर में काट छांट कर ली, लेकिन तमिलनाडु में ये संभव नहीं था। इसलिए तमिलनाडु में वो नकारात्मक राजनीति का भ्रम फैलाने का, झूठ फैलाने का कोशिश कर रही है। जहां तक सवाल है वामपंथी दलों का या दूसरे जो इक्का दुक्का छोटी पार्टियों के विधायक हैं, इन सबके एकजुट होने का, तो ये समय की मांग है। और इस समय की मांग को ये छोटे दल समझते हैं। उन्हें मालूम है कि जनादेश किसी को नहीं मिला, थलपति को मिला है, उनकी टीवी की को मिला है। अगर उसके साथ खड़े होंगे तो सत्ता सुख तो मिलेगा ही, बल्कि उन्हें सहानुभूति भी मिलेगी और प्रदेश को एक स्थायी सरकार भी मिलेगी, जो कम से कम, चूंकि इतना बहुमत है तो आप उसको बहुत आसानी से हिला नहीं सकते सरकार में आने के बाद। अगर आपके चार टूटेंगे तो चार किसी भी दूसरी पार्टी के टूट के उसको कंधा लगाने के लिए तैयार हो जाएंगे। तो ऐसे में छोटे दल, वामपंथी हों, कांग्रेसी हों, और भी जो है अल्पसंख्यकों के हों, वो सब थलपति के साथ आएंगे, आना ही चाहिए। क्योंकि लोकतंत्र का तकाजा यही है कि जब आपका किनारा आ गया है और किनारे पर नाव को बांधने में थोड़ी दिक्कत आ रही है, तो सब मिलके, जो बाहर खड़े हैं वो और जो नाव में सवार हैं वो, सब मिलके उसको आगे बढ़ाएं। तो ये होगा। लेकिन जिस ढंग से इस पूरे घटनाक्रम को रंग दिया जा रहा है वो दुर्भाग्यपूर्ण है। भारत की राजनीति में ऐसे बहुत अच्छे ढंग से नहीं देखा जा रहा है। और इसको लेकर के एक तरह से मुझे लगता है भाजपा जनता की सहानुभूति खो रही है, अपने पांव पर कुल्हाड़ी मार रही है। हो सकता है कि अगर भाजपा मौन रहती, सरकार जल्दी से बनवा देती दूसरे ही दिन, तो भाजपा को भविष्य में थोड़ी बहुत
गुंजाइश मिल जाती। लेकिन इस हरकत के बाद से न सिर्फ तमिलनाडु में बल्कि आसपास के जो राज्य हैं, कर्नाटक है, आंध्रा है, तेलंगाना है, इसमें भी नुकसान उठाना पड़ सकता है आने वाले दिनों में। वो आने वाले दिनों का मतलब है आने वाले लोकसभा चुनाव में। अब देखिए आगे आगे क्या होता है, भाजपा को अकल आती है नहीं आती। जी जी, बिल्कुल ठीक बात है कि आने वाले समय में क्या होगा। कार्यक्रम के अंत में आते हैं। अच्छा, थलापति विजय, जो उनकी जो जीत है, चमत्कार है, एक तरह से चमत्कारी घटना है राजनीति के दृष्टिकोण से। अगर देखें कि एक नई पार्टी एकदम से और इतनी बड़ी संख्या में उनके विधायक जीत के आए, तो विजय की जो सफलता आई है राजनीति में, क्या देश की राजनीति में उसका कुछ आमूलचूल प्रभाव आप देख पा रहे हैं? आने वाले समय में जैन जी की बात लगातार हो रही है, एक युवा नया नेतृत्व देश की राजनीति में उभर के सामने आया है। क्या इस ऐसे ही कुछ और नया नेतृत्व, युवा जो राजनेता है हमारे देश के, क्या उनमें कुछ संभावना लोग देखेंगे आने वाले समय में? और क्या लगता है? देखिए, जैन जी का जो तत्व है ये अंतरराष्ट्रीय तत्व है। पूरी दुनिया में नई पीढ़ी एक तब्दीली चाहती है, भारत में भी चाहती है और तमिलनाडु के लोगों ने करके दिखाया है। लेकिन भारत का दुर्भाग्य ये है कि यहाँ जो मुख्य राजनीतिक दल हैं वो युवाओं के दुश्मन बन के बैठे हैं। 75 साल के हो गए, कुर्सी छोड़ने को तैयार नहीं है। 83 साल के हो गए, पार्टी के अध्यक्ष बने बैठे हैं। अरे भाई छोड़ो, युवाओं को रास्ता दो, उनको गाइड करो। सभी दलों को ये करना चाहिए। तो नई पीढ़ी अगर आएगी तो नए दिशा से सोचेगी, देश का निर्माण भी नए ढंग से होगा। आपको उदाहरण देता हूँ, राजीव गांधी जब प्रधानमंत्री बनाए गए तो वो अनुभवहीन प्रधानमंत्री थे, मिस्टर क्लीन थे, कोई दाग नहीं था। लेकिन उनके नेतृत्व में देखिए बम्पर जैसा समर्थन दलपति को तमिलनाडु में मिला, उनको भी मिला। वो 400 पार बिना नारा दिए कर गए थे उस जमाने में। हालांकि इंदिरा गांधी जी की हत्या का भी एक कारण था, लेकिन लोगों ने नए चेहरे पर भरोसा किया और वो उस पर खरे भी उतरे। ये आज जो आप कंप्यूटर युग देख रहे हैं और जो मोबाइल देख रहे हैं, ये सब उन्हीं के राज में हुआ। और आज 75 साल का जो नेतृत्व हमारे पास है, वो क्या कर रहा है, आपको सनातन सनातन कह करके भजन करवा रहा है, आपसे आपसे यात्राएं निकलवा रहा है, आपसे डमरू बजवा रहा है, आपसे पकौड़ियां तलवा रहा है। तो ये फर्क तो होता है। तो जैन जी के लिए संभावनाएं तो हैं, लेकिन समस्या यही है कि या तो जेपी आंदोलन की तरह पूरे देश में कोई एक आदमी जैन इस नई पीढ़ी को एक करने के लिए निकले तो बात बन सकती है। अन्यथा ये धीरे धीरे गुब्बारे एक एक राज्य में फूलेंगे, फूटेंगे, फूलेंगे, फूटेंगे, सिलसिला जारी रहेगा। और आज नहीं तो कल जैन जी की बारी आएगी। नेपाल में आ गई, श्रीलंका में आ गई, यूरोप के कई देशों में आ गई, तो फिर भारत इससे कब तक बचेगा? किसी न किसी दिन तो जैन जी के हाथ में देश की बागडोर आएगी। जी। जी, बिल्कुल ठीक बात है कि जिस तरह से राजनीतिक परिदृश्य बदल रहा है और जिस तरह से राजनीतिक आकांक्षाएं बदल रही हैं आम आदमी की भी, और जो नई युवा पीढ़ी है जिसे अपने सरोकार से बड़ा एक उनका अलग दृष्टिकोण है उनको देखने और समझने का, उसने देश की राजनीति में आमूलचूल परिवर्तन लाने की दिशा में तमिलनाडु हम देखते हैं कि कदम बढ़ा दिया कहीं ना कहीं। ऐसे में तमाम चीजें हैं, तमाम संभावनाएं आने वाले समय में क्या घटता है, क्या होता है, और तमिलनाडु पे भी हमारी लगातार निगाह बनी रहेगी और हम आगे भी चर्चा करते रहेंगे। और आपने जिस तरह पूरे विषय को परिभाषित किया, बताया, इसके क्या इफेक्ट बट हैं, क्या उसकी सब चीज़ है, और मुझे विश्वास है आपकी जो पूरा आपने विश्लेषण किया मैं हमारे दर्शकों को जरूर पसंद आएगा। और मैं आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ कि आपने हमारे दर्शकों में समय निकाला। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और मैं आपसे वैसे आग्रह करता हूँ, इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, साथ ही समान इंडिया यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब सब बेल आइकन अवश्य दबाएं, इससे चैनल के अपडेट आपको समय से मिलते रहें। एक आग्रह और हमारा, आप देख लो ज्वाइन का बटन नीचे, उस पर क्लिक करें, चैनल को ज्वाइन करें। आपका सहयोग हमारे लिए बहुत ही अनमोल है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। और कमेंट बॉक्स में भी अपनी प्रतिक्रिया को अवश्य लिखें, क्योंकि आपकी प्रतिक्रिया से पता चलता है हमारी चर्चा को कैसी लग रही है। आप सुझाव देना चाहें, सुझाव भी जरूर दीजिए, क्योंकि सुझाव हमारा मार्गदर्शन करते हैं, हमारी हौसला अफजाई करते हैं। उन्हें आग्रह कि हमारे यूट्यूब चैनल को समान इंडिया को जरूर सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन दबाएं, साथ ही हमारे चैनल का लिंक सभी अपनों को भी अवश्य शेयर करें, क्योंकि आपके सहयोग से हमें आगे बढ़ने में सहायता मिलती है, मदद मिलती है। आप सभी का अपने बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद।